हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनिक्स कोचिंग एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना, पिछली वीडियो में हमने एक सीरीज शुरू की थी भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास की पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, भारतीय इतिहास की पिछली क्लासेस में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। तो आज से आपकी इस वीडियो से क्लास प्रॉपर शुरू हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तैयार हैं आप सब? ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे इस क्लास में? हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, क्योंकि हम रहते हैं भारत में, तो हमें किसका इतिहास के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए? भारतीय इतिहास के बारे में। तो देखिए, जो भारतीय इतिहास है ना, इतिहासकारों ने इसको तीन भागों में विभाजित किया है। इतिहासकारों ने इसको तीन भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कौन सा आता है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। फिर आएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। फिर आएगा इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। इसमें लिख लीजिए पहले, इस प्राचीन भारतीय इतिहास में पहले कौन कौन इसको भी भागों में विभाजित किया है। अब देखिए इसको कितने भागों में विभाजित किया है, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे विभाजित किया है, इसका पीछे क्या तर्क था कि भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित करने का क्या मतलब था, ठीक है। और इसको लिखिए, पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को भी तीन चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर जो इसका अगला पार्ट आता है वो है ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद आता है मध्यकालीन में कौन कौन से भाग आते हैं, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है दिल्ली सल्तनत, और दूसरा क्या आता है, इसमें आता है मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल साम्राज्य। कोई बताना चाहेगा दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? बताएगा कोई? बता दो यार। 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत थी 1206 से लेके 1526 तक, और मुगल डायनेस्टी 1526 से लेके 1707। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम मध्य भारत पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत का अगर बात करते हैं, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से बताएगा? फेज वन, चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण जो उसका फेज फर्स्ट है, उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है आपका 1707 से लेके 1885 तक। इसके बाद आता है द्वितीय चरण, फेज टू। ये कब से कब तक है? 1885 से लेके 1947। इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास को तीन भागों में किस आधार पर बांटा गया। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि भारतीय इतिहास को जो इतिहासकार हैं उन्होंने उनको तीन भागों पर किस आधार पर, किस बेसिस पर बांटा।
फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, देखिए जो इतिहास है ना, काल होता है, इतिहास एक टाइम पीरियड होता है। समझना इस चीज को, आज की बातों से भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि जो इतिहास होता है ना वो एक टाइम पीरियड होता है। इतिहास चल रहा है, लेकिन इतिहास कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर हम बात करें, जो प्राचीन इतिहास में शासन पद्धति थी वो आते आते मध्यकाल में बदल चुकी थी, और जो मध्यकाल में शासन पद्धति थी वो आधुनिक भारत में आते आते बिल्कुल बदल चुकी थी। और जो आज वर्तमान की बात करें, भारत की शासन पद्धति, वो आज बिल्कुल इनसे विपरीत है, अलग है बिल्कुल। चाहे आप युद्ध नीति देख लीजिए, पहले किससे होती थे युद्ध वगैरह? तलवारों से, घोड़े मतलब हाथियों से, ठीक है। युद्ध नीति मध्यकाल में आते आते बदल गई, ठीक है। फिर तोपें आई, बंदूकें आई, ठीक है। और आज की डेट में क्या है? मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स है वर्तमान में आज की डेट में। न्यूक्लियर वेपन्स देख लो, 1947 की बात है, 1947 की बात है। देखो दो चरण है ना इसके आधुनिक भारत के, तो उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स भी आ चुके थे, लेकिन आजकल तो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, हाइड्रोजन बम है। टेक्निक चेंज हुई नहीं हुई? पहले लोग बैलगाड़ियों वगैरह पे चलते थे, राजा के हाथी घोड़े पे चलते थे, बाद में और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिर और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो सब चेंज हो गया। कृषि करने की पद्धति चेंज हुई, समाज का जो भी पूरा परिदृश्य है वो पूरा बदल गया। प्राचीन भारत में समाज कुछ और था, आधुनिक मतलब मध्य भारत में समाज कुछ और था, आधुनिक भारत में समाज कुछ और था, और आज के टाइम पे समाज कुछ और है या नहीं है? पहले के टाइम पे राजतंत्र चला करता था, लेकिन आज लोकतंत्र है, मोनार्की चला करता था, आज डेमोक्रेसी है। समझ रहे हो? इतिहास अपने आप को चेंज करता है टाइम टू टाइम। तो ये समझ आया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास को बांटने का किस आधार पे बांटा गया? समय चेंज तो टाइम भी चेंज। समझ रहे हो? ये बात समझ आई या नहीं आई पहले बताओ। अब अगर इसके आगे की बात करें तो प्राचीन इतिहास को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है प्रगै ऐतिहासिक काल, और प्रगै ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जब मनुष्य बिल्कुल अलबुद्ध था, शुरुआती दौर में था। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है प्रगै ऐतिहासिक काल का? जब इंसान ने भाषा और लिपि का विकास नहीं किया था, भाषा और लिपि का विकास नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वो सिर्फ खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश टाइप का था। आग जलाना सीख लिया था, लेकिन खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था, ठीक है। इसी के बाद अगर बात की जाए इसकी आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल, अगर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जाने तो इंसान ने, उसकी बुद्धि का विकास हुआ। ये अगले पार्ट में जानेंगे हम। मैं आपको बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा, शुरू से लेके, पेड़ से लेके महल तक का सफर इंसान ने कैसे तय किया, कैसे वो जंगलों से उतरकर, पेड़ों से उतरकर आज के टाइम पे बैठे हैं हम यहाँ पे, समझदार हुए, कैसे हमारी सोच विकसित हुई। टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं हम आज, तो कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आया। और मैं बुक का नाम भी बताऊंगा, एक नॉवल का नाम बताऊंगा, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपके शायद जीवन में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगली एक बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे थे? तो अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन मतलब उसकी बात करते हैं, तो प्रगै ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। प्रगै ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो उसमें आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, जब इंसान गैदर और हंटर था। इसके बाद क्या आता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में इंसान थोड़ा समझदार हुआ, उसने क्या करना शुरू करा? उसने पशुओं को पालना शुरू करा। पशुओं को पालना शुरू करा, इससे क्या हुआ कि मतलब उसने पशुओं को क्यों पाला? दोस्ती करने के लिए नहीं, इसलिए पाला कि भाई ये पशु से मुझे दूध मिलेगा, इससे मांस मिलेगा, तो थोड़ा एक स्टोरेज टाइप की चीज हो गई। कुत्ते वगैरह भी पाले उसने, मतलब वैसे एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन सिंधु सभ्यता के आसपास कुत्ते पालने का एविडेंसेस मिलता है, लेकिन ये हम बात करें बहुत पुरानी। तो उस टाइम पे वो पशु कैसे पालेगा? उस टाइप के पशु पालेगा जो उसको सचेत करें, किसी खतरे से बचाएं। दूसरी बात, ऐसे पशु पालेगा जिससे उसकी जो खाने की जरूरत है वो पूरी हो जाए। मांस के लिए पाले उसने पशु, भेड़ बकरियां, दूध के लिए पाले, ठीक है, इन सब चीजों के लिए पाले। तीसरा प्रगै ऐतिहासिक काल में कौन सा चलता है? नव पाषाण काल। और आपसे पूछा जाता है नव पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, जिसको जानते हैं हम कृषि। उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और कृषि प्रारंभ करने के साथ ही मनुष्य के पैर एक जगह पर टिक गए।
ये अगले पार्ट में जानेंगे हम, ठीक है, अगले भाग में जानेंगे हम इसको कि ऐसा क्या था, इसकी पूरी कहानी जानेंगे हम, ठीक है। तो इसी के बाद मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया तो उसका स्थायित्व जीवन आ गया, मतलब स्टेबिलिटी आ गई उसके लाइफ में। पहले वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता था, अब वो एक ही जगह पर खाने का प्रबंध कर सकता था, एक ही जगह पर रहने लगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आता है, ये हमने जान लिया प्रगे ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल वो था जब मनुष्य ने लिपियों का विकास तो कर लिया लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। लिपि का विकास हो चुका था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है कि लिपि तो आ गई, इंसान ने कम्युनिकेशन स्किल तो ढूंढ ली, मतलब संचार करने का वो सिस्टम ढूंढ लिया, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते उसको। यानी कि ये थोड़ी सिविलाइजेशन जो थी थोड़ी सी एडवांस हुई नहीं हुई, बताओ हुई है एडवांस। प्रगे ऐतिहासिक काल से इंसान ने कुछ तरक्की तो करी है, लिपि आ गई। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल कौन सा था? प्राचीन भारत का ऐतिहासिक काल वो था जब लिपियों का विकास भी हुआ और जिसको हम आज की डेट में पढ़ भी सकते हैं। लिपि का विकास हुआ जिसको हम आज की डेट में पढ़ सकते हैं, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख, वो हम आज की डेट में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इतिहास को हमने, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा, मैंने यहां पे दिल्ली सल्तनत लिखा है और यहां पे मुगल साम्राज्य लिखा है, इसका क्या मतलब है ये बताओ जरा, बोलो। सुनो मैं आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान से सुनिए। जो दिल्ली सल्तनत है ना, इसमें कई अलग अलग वंश आए। दिल्ली सल्तनत लिखा है मैंने, फर्स्ट ये जो फेज लिखा है 1206 से लेके 1526 तक। तो क्या लिखा है मैंने इसमें, यहाँ पे 1206 से लेके, यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। इसमें गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, सैयद वंश आएगा। वंश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वंश की बात, डायनेस्टीज की बात कर रहा हूं। डायनेस्टीज अलग अलग टाइप की आई और इससे क्या हुआ, जब डायनेस्टीज अलग अलग टाइप की आई तो एक साम्राज्य कैसा हो सकता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, दिल्ली सल्तनत। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग वंश थे, तब हमने इसको दिल्ली सल्तनत लिखा है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश था, गुलाम वंश था, यानी कि गुलाम वंश का खिलजी वंश से कोई संबंध नहीं है, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। तो यानी कि ये जो वंश है, जैसे आपकी फैमिली का अपना अलग वंश है, समझ रहे आप मेरी बात, तो इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं था। तो ये दिल्ली सल्तनत है। और यहां पे मैंने लिखा है मुगल साम्राज्य। आप, और 1526 में बाबर आ जाता है। बाबर इंडिया पे अटैक करके क्या करता है, मतलब दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, समझ रहे हो मेरी बात। और बाबर के साथ ही शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। हम देखिए बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, जहांगीर पढ़ेंगे, शाहजहां पढ़ेंगे, औरंगजेब पढ़ेंगे, ये भी तो अलग अलग बादशाह हैं। लेकिन जो इनका बात करी जाए, इन बादशाहों की बात की जाए, तो ये सिर्फ एक ही साम्राज्य, यानी कि एक ही वंश के औलादे थे, सब एक ही वंश के थे, राजा जितने भी थे, ये बादशाह एक ही वंश के थे, तभी हमने इसको मुगल साम्राज्य लिखा है। ये समझ आया? आगे चले तो देखिए आगे चरण आता है आपका 1707 से लेके 1885 तक का, 1885 तक का द्वितीय चरण आता है। यानी कि आधुनिक इतिहास को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। आधुनिक इतिहास का ये पहला चरण कौन सा था? ये चरण वो था जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर मजबूत थी। समझ लेना मेरी बात, पहले जो अंग्रेज थे वो भारत पर हावी थे। हम इंडियंस को यही नहीं पता था, मैं सही बता रहा हूं, जब हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें ये चीज बताऊंगा कि हम इंडियंस को यही नहीं पता था कि हम गुलाम भी हैं। बहुत बाद में पता लगा, जब राजा राम मोहन राय द्वारा रेवोल्यूशन लेके आया गया, कई सारी पुस्तकें लिखी गई, तब पता लगा कि यार हम गुलामी नाम की भी कोई चीज होती है। व्यापार करने आए थे, गुलाम बना के चले गए। इतिहास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये वो चरण था जब अंग्रेज हम पे हावी होते जा रहे थे धीरे धीरे करके कूटनीति के द्वारा। लेकिन 1885 में आप आधुनिक भारतीय इतिहास में ये भी पढ़ेंगे कि जो अंग्रेजों ने हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट किया ना, वही उसके गले की फांसी हड्डी पड़ गई थी, बन गई थी। क्या कहते थे अंग्रेज आधुनिक भारतीय इतिहास में? हम तो भारतीयों को सुधारने आए हैं, हम भारतीयों को डेवलप करने आए हैं। और इतना डेवलप कर दिया कि 1885 में हमने क्या करा, कांग्रेस की स्थापना कर ली।
फिर मांग होने लगी कि गुलामी क्यों, स्वराज की बात होने लगी, स्वदेशी चीजों की बात होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया हम इन जंजीरों से आजाद हो गए। समझ गए? ये समझ आया द्वितीय चरण। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में आप जानोगे पूरा क्रम, पेड़ से लेके महल तक का सफर कैसे इंसान ने तय किया, कैसे कैसे उसकी सोच में परिवर्तन आया, कैसे कैसे साम्राज्य बने। ठीक है? तो अगले पार्ट में हम जानेंगे। और हमारी वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।